everyone, welcome to Pro Series and a very warm welcome to our amazing channel जो कि है 9th Nights by Unacademy. So guys, आज के Pro Series में हम आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके पहले जो भी आपके लॉज हैं वो भी हम कवर करने वाले हैं. So this is actually your third chapter which is Atomic Foundations of Matter in Chemistry, जिसका पार्ट 1 you can say कि वो हम डिस्कशन करने वाले हैं. न्यू हो चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब करना. स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम. नाउ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो भी चीज़ें आज के इस पर्टिकुलर प्रो सीरीज में हम डिस्कशन करने वाले हैं, दोज आर योर लॉज, आयनिक कंपाउंड्स, कोवलेंट कंपाउंड्स, इनका फॉर्मेशन. ये जो आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड है, दिस इज इन ग्रेड 10th बट नाउ इट हैज़ बीन इंक्लूडेड इन ग्रेड 9th विच इज़ अ वेरी क्रूशियल टॉपिक एंड ये हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल. Okay, so let's proceed ahead with the very first thing which is your law of conservation of mass. ठीक है, इसको समझने के लिए एक बहुत अच्छी सी एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, उसको हम पहले समझते हैं. सो बेसिकली आपने क्या लिया है, आपने एक बीकर लिया है जिसमें अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट है इन वाटर एंड दिस इज द डिजिटल वेइंग बैलेंस. ठीक है, वेट ऑफ वाटर एंड अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट. तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल हम वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, सो दैट इज ऑफ योर अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट and your water. Now second situation है जहाँ पे एक बीकर है which contains dissolved salt in water and this is again the digital weighing balance, weight of solution of salt and water. तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है that is 55.010 ग्राम, यहाँ पे भी आई है 55.011 ग्राम, राइट. सो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जो टोटल मास है बिफोर एंड आफ्टर अ रिएक्शन जो है वो इक्वल होता है, सेम होता है. ठीक है, तो वही इसका स्टेटमेंट है, जैसे कि यहाँ पे हमने अनडिजॉल्व्ड सॉल्ट और वाटर लिया है, यहाँ पे डिजॉल्व्ड सॉल्ट एंड वाटर लिया है, राइट. सो बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि मैम केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है. केमिकल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कि बेसिकली आप इनिशियली कोई सब्सटेंसेस लेते हो जिसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास A+B है, ठीक है, ये मेरे ओरिजिनल सब्सटेंसेस हैं, मतलब कि मैंने किसी को इनिशियली ये जो दोनों चीज़ें उसको लिया है, तो ये बेसिकली आपका रिएक्टेंट्स कहलाएगा. ठीक है, अब ये रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस बना रहे हैं विच इज योर प्रोडक्ट. ठीक है, दिस इज योर न्यू सब्सटेंस विच इज द प्रोडक्ट. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है A+B का जितना मास होगा, लाइक फॉर एग्जांपल M1 और P का मास है M2, तो M1 बराबर M2 होगा. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है. ठीक है, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रपोज्ड बाय, ये बेसिकली जो लॉ है वो प्रपोज किया गया था बाय एंटोइन लेवॉइसर इन द ईयर 1789. सो दिस इज योर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ठीक है जी. नाउ यहाँ पे वी हैव अनदर थिंग विच इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो थोड़ा और डिटेल में हम देख लेते हैं. साइंटिस्ट एंटोइन लेवॉइसर इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो एंटोइन लेवॉइसर है उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया है एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री. ही प्रपोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वही जस्ट हमने डिस्कशन किया है कि उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन दिया है. ठीक है, लेवॉइसर कंटिन्यू टू स्टडी दिस एंड प्रपोज्ड दैट, सो बेसिकली उन्होंने फर्दर स्टडीज की इस पे. In every operation an equal quantity of matter exists both before and after the operation. जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है A+B वाला कि बिफोर फॉर एग्जाम्पल जितना भी मास है रिएक्टेंट का, जो आपके ओरिजिनल सब्सटेंसेस आपने लिए हैं उसे हम रिएक्टेंट्स कहते हैं. ठीक है, तो पहला जितना मास होगा उतना ही बाद में भी उसका मास होगा, M1 बराबर M2. ठीक है, ना एक और एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपने एक कोनिकल फ्लास्क लिया है, उसमें विनेगर ऐड किया है और यहाँ पे एक बलून लिया है, तो इसमें बेसिकली क्या है आपका बेकिंग सोडा. तो आप इसको बेसिकली इसके ऊपर रखोगे तो जो बेकिंग सोडा है वो नीचे इस पर्टिकुलर कॉनिकल फ्लास्क में गिर रहा है. जब ये पर्टिकुलर चीज़ गिरेगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका बलून है वो इन्फ्लेट हो जाता है. तो यहाँ पे जब आप मास कैलकुलेट कर रहे हो दैट इज 22.510 ग्राम. ठीक है, ये आपको एक चीज़ बोली गई है. ओके, नाउ इट मे हैपन कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बेकिंग सोडा, ठीक है, NaHCO3, ठीक है, प्लस CH3COOH, राइट. यस, नाउ बेसिकली यहाँ पे ये एक एसिड है, ये एक मेटल बाइकार्बोनेट है, तो यहाँ पे CH3COONA प्लस वाटर
प्लस CO2, ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। सो जितना इसका मास होगा बराबर इसका मास होगा, यही वो कहना चाह रहा है। इनिशियली हो सकता है कि अगर आप सिर्फ इसका मास लो तो वो सेम नहीं होगा, समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ मैं गाइस? तो वंस द बलून इज इन्फ्लेटेड, ये पूरा रिएक्शन हो गया है, जो भी प्रोडक्ट का मास होगा विल बी बराबर द रिएक्टेंट का मास, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आपको लॉ पढ़नी है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, या आप कह लो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन दिया गया है बाय जोसेफ लुइस प्राउस्ट। Joseph Proust proposed that in any compound formed by two or more elements, the elements combine in a fixed ratio by mass. बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी कहते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को हम लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन भी कहते हैं। वो ये बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड में, अब कोई भी एक केमिकल कंपाउंड बना है वो दो या दो से ज़्यादा अधिक एलिमेंट से कंबाइन करके बन सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल H2O, ठीक है, ये मेरा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड का मतलब अगर आपको नहीं पता हो तो कंपाउंड में बेसिकली दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो अलग टाइप ऑफ एटम्स हैं। तो ये मेरा कंपाउंड है। एक और एग्जांपल CO2, दिस इज ऑल्सो कंपाउंड। NH3 अमोनिया, दिस इज ऑल्सो कंपाउंड। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके? कंपाउंड के। तो रेशियो ऑफ एलिमेंट्स बाय मास जो है वो फिक्स्ड होता है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन के रेशियो की, तो वो 2:16 होगा इनिशियली। हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन का मास है 1U, एटॉमिक मास की अगर मैं बात करूं, ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम। दो एटम्स है तो 2, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2:16। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो वो आएगा आपका 1:8 बाय मास, ठीक है। तो ये सोर्स पे डिपेंड नहीं करता, मतलब कि वाटर का जो फॉर्मूला है वो हमेशा H2O ही होता है, चाहे आप ओशन वाटर ले लो, टैप वाटर ले लो, रिवर वाटर ले लो, कहीं का भी। तो जो रेशियो है ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन वो फिक्स रहेगा, विच इज 1:8 बाय मास। यही आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है, या कह लो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन है। Now, in other words, elements in a compound have definite proportions irrespective of its source, जो कि मैंने अभी चीज मेंशन की है कि फॉर एग्जांपल मैंने अमोनिया ले लिया, ठीक है, तो इसका रेशियो नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन का हमेशा 14:3 रहेगा। मतलब कि रेशियो बाय मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट जो उस स्पेसिफिक कंपाउंड में है वो फिक्स रहेगा, वो सोर्स पे डिपेंड करता ही नहीं है। यही आपका लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन है, या आप कह लो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, ठीक है, क्लियर। नाउ next, if the water collected from various sources such as rivers, bore wells or the ocean is purified and analyzed, it is always found to contain hydrogen and oxygen in a mass ratio of 1:8। वही चीज लिखा है कि अगर आपने वाटर कलेक्ट किया है, चाहे वो रिवर से हो, बोरवेल से हो, ओशन से हो, इसको प्योरीफाई किया है, इसकी भी आपने एनालिसिस करी है, फर्दर स्टडी की है, तो हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का मास जो है वो फिक्स्ड ही रहेगा, विच इज 1:8, ठीक है। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, या फिर इसे हम प्राउस्ट लॉ भी कहते हैं, एज इट इज गिवन बाय जोसेफ लुइस प्राउस्ट, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट है गाइस दैट इज योर डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सो ऑब्वियसली ये जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में सारे जो पॉइंटर्स हैं वो सही नहीं हैं, ठीक है। तो डेल्टन ने कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स दिए हैं टॉकिंग अबाउट मैटर, है ना, कि उसमें कौन से पार्टिकल्स होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके पढ़ के डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बोल रहा है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स विच आर कॉल्ड एज एटम्स विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मैंने आपको जर्नी इनसाइड द एटम में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि एटम को हम फर्दर तोड़ सकते हैं। सो एटम्स आर इनडिविजिबल, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। एटम्स को हम फर्दर तोड़ सकते हैं इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो या न्यूट्रॉन्स हो, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला था कि मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं एटम्स, और एटम्स को उन्होंने बोला था कि इनडिविजिबल है, पर ऐसा नहीं है। Atoms of a given element are identical in mass and chemical properties। किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम्स जो हैं उनका सेम मास होता है और केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन आइसोटोप्स जो हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है, ठीक है। वो चीज हमने ऑलरेडी डिस्कशन करा हुआ है, ओके।
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स का अलग मास होगा, अलग केमिकल प्रॉपर्टी होगा। एटम्स जो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। नाउ ये सिंपल होल नंबर रेशियो वाला जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, दिस इज ऑल्सो नॉट कंप्लीटली करेक्ट। जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ोगे या बिगर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ये सिंपल होल नंबर रेशियो वाला कॉन्सेप्ट वहां पे अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। Relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. Dalton's postulate provide the basis for the modern understanding of atoms and their behavior. So relative number जो है और kind of atom जो है वो constant यानी कि fixed होता है किसी भी particular compound में। इन्होंने जो भी postulate दिया था, ये modern understanding of atoms में help करता है, उनके behavior को study करने में help करता है, ठीक है। Now next जो बहुत बहुत important है, which is a new topic that has been included in grade 9th is your ionic and covalent compounds. तो हमने पढ़ा मैटर जो है it is made up of small particles जिसे हम कहते हैं atoms. अब atoms जो है वो कैसे combine करते हैं? जब atoms combine करते हैं तो वो molecules बनाते हैं, ठीक है। जब atoms combine करते हैं तो वो molecules बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बन सकता है और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल O2, N2, F2, ये बेसिकली आपके मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स हैं। मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स में दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। इट कैन बी CO2, NH3, right? Then we have actually given the example already कि कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, वाटर। सो ये बेसिकली आपके कंपाउंड है। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कैन कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट एलिमेंट। अगर एटम्स कंबाइन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के, तो वो मॉलिक्यूल बना सकता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। मतलब कि ऑक्सीजन अगर कंबाइन करता है तो वो O2 बनाता है, राइट, डायटोमिक होता है। दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो ये मेरा मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हुआ। दो सेम टाइप ऑफ एटम्स, दोनों ऑक्सीजन एटम्स ही हैं, राइट, तो ये बेसिकली क्या हुआ, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो हाइड्रोजन जो है वो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड बनाते हैं। वही चीज मैंने आपको बता दी, अगर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बन रहा है मतलब दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स बनेंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने जर्नी इनसाइड द एटम में पूरा डिस्कशन करा हुआ है, वो आपको वीडियो जो है मिल जाएगा वीडियो सेक्शन में ऑलरेडी, तो प्लीज उसको देख लेना इफ यू हैव नॉट स्टडीड फ्रॉम लाइक दैट लेक्चर्स। Okay, if the number of electrons in a valence shell is less than 8, then they may share, gain or lose electrons to complete their valence shell and become stable. Now हमने structure of atom में भी ये डिस्कशन करा है कि हर चीज़ को स्टेबिलिटी चाहिए। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को स्टेबिलिटी चाहिए तो वो क्या करते हैं, ऑक्टेट रूल जो है वो फॉलो होता है या तो ड्यूप्लेट रूल। नाउ जो एटम्स है वो कैसे स्टेबल हो सकते हैं, या तो लूज कर ले इलेक्ट्रॉन, गेन कर ले इलेक्ट्रॉन, या फिर शेयर कर ले इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन दिस प्रोसेस एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में एटम ऑफ एलिमेंट जब कंबाइन करते हैं तो वो कंपाउंड्स बनाते हैं। दिस जनरली टेक्स प्लेस इन 2 ways। एक हो सकता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयर अ फ्यू और ऑल ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अनदर एटम। सो बेसिकली यहाँ पे जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्ड बनता है इसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। Transfer of electrons, transfer of one or more of the valence electrons to another atom or accept one or more electrons from some other atom. Now यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है that is your ionic bond. Ionic bond को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड को हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। दो तरीके हैं, राइट। एक क्या कर सकता है कि भाई या तो वो शेयर कर ले इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर दूसरे एलिमेंट के साथ, या फिर आयनिक बॉन्ड बना सकता है। आयनिक बॉन्ड एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जिसमें एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे अबाउट आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इफ द वैलेंस शेल
of an atom has less than 4 electrons, it would donate its valence electrons to achieve a stable electronic configuration. You are familiar with sodium chloride whose chemical formula is NaCl. Let us take the bonding in NaCl as an example. तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपको आयनिक कंपाउंड में दिया गया है दैट इज सोडियम क्लोराइड. ठीक है. सो केमिकल बॉन्ड क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड. फर्स्ट टाइम आप ये वर्ड सुन रहे होंगे, केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है जो किसी पर्टिकुलर कंपाउंड को एक साथ रखता है. उसमें से सबसे पहला बढ़िया आपका जो बॉन्ड है दैट इज योर आयनिक बॉन्ड, जिसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं. अब यहाँ पे जो आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल है NaCl है. याद रखना आयनिक बॉन्ड में मेटल होता है. मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, लूजेज इलेक्ट्रॉन. जो नॉन मेटल है, ठीक है, वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन. ठीक है. इसको मैं आपको डिटेल में आप समझाती हूं. ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल NaCl, राइट. हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा है, तो अगर मैं सिर्फ सोडियम की बात करूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11. आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ा है. अगर 11 उसका एटॉमिक नंबर है मतलब कि 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास, 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 11 प्रोटॉन्स होंगे न्यूट्रल एटम में. ठीक है. अब यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 2,8,1, मोर्स रूल 2n². क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7 हुआ. ठीक है. अब वैलेंस शेल आपको याद है, जो कि आउटर मोस्ट शेल होता है, जो कि लास्ट शेल होता है, दैट इज कॉल्ड एज योर वैलेंस शेल. तो ये इसका वैलेंस शेल है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, राइट. अब इनको इस तरीके से बॉन्ड बनाना है कि दोनों स्टेबल हों, है ना. अगर मेटल इलेक्ट्रॉन दान भी कर रहा है तो उसका भी तो कोई फायदा होना चाहिए, राइट. सो यहाँ पे सोडियम जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको दान कर दे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाएगा. भाई ऑक्टेट हो गया, है ना. आउटर मोस्ट में तो स्टेबल हो गया. तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बनाता है. ठीक है. अब क्लोरीन को भी सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है. अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, Cl- बना लिया, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 हो गया, स्टेबल, है ना. सोडियम प्लस मतलब कि Na+ आयन 2,8. अब ये दोनों सुखी हो गए, है ना. इसको भी ऑक्टेट मिल गया, इसको भी ऑक्टेट मिल गया. तो यहाँ पे जो ये पॉजिटिव नेगेटिव जो बॉन्ड बन रहा है, जिसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है आयनिक बॉन्ड का. ठीक है. ये आपका एग्जाम्पल है आयनिक बॉन्ड का. तो वही आपको स्ट्रक्चर वाइज में भी बताया गया है कि सोडियम एटम है फॉर एग्जाम्पल, है ना. तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1. तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, है ना, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया तो 2,8 हो गया. तो यहाँ पे जब ये Na+ बनाया तो ये सोडियम आयन बन गया. आयन क्या होते हैं? आयन चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं. अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बन रहा है कोई आयन तो वो कैटायन कहलाता है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई बन रहा है तो वो एनायन कहलाता है. ठीक है. Na+ बना दिया. अब जो क्लोरीन है वो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा. अभी इसके फर्स्ट शेल में 2, 8, 7, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो 2, 8, 8 Cl- एनायन बनाया. अब ये बेसिकली इसका Cl- का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8 हो गया, राइट. तो यहाँ पे NaCl, Na+ और Cl- है. ये आपका प्राइमरी एग्जाम्पल है आयनिक कंपाउंड का. आई होप एब्सोल्युटली क्लियर है अब, राइट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आपका है कोवैलेंट कंपाउंड्स. ठीक है. अब यहाँ पे लॉस या गेन नहीं होता, यहाँ पे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की. लाइक फॉर एग्जांपल आप और आपकी बहन हो, या आपका फ्रेंड है, कोई छोटा भाई है, बड़ी व्हाटएवर, देयर आर 2 पीपल. ठीक है. एक छोटा सा मिठाई का लास्ट टुकड़ा बचा है ना. तो एक मिठाई को आप 2 लोगों में कैसे डिवाइड करते हो? आप आधा लोगे, आपका भाई आधा लेगा, है ना. तो कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है. और याद रखना, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ पे बेसिकली वैलेंस शेल के ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं. आयनिक बॉन्ड में भी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे वही पार्टिसिपेट किए थे. कोवेलेंट बॉन्ड में भी जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वही ही पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1. अगर मुझे H2
यहाँ पे इसका बॉन्डिंग समझना है। तो H2 में सबसे पहली चीज तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, यहाँ पे कोई मेटल नॉन मेटल वाला किस्सा नहीं है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में वाला किस्सा होता है कि यू हैव अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो 1 ही आएगा, एटॉमिक नंबर भी 1 है ना, प्रोटॉन भी 1, इलेक्ट्रॉन भी 1, ठीक है। अब मेरे पास दो हाइड्रोजन एटम्स है, तो एक हाइड्रोजन मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख रही हूँ, राइट। अब ये लेफ्ट वाले हाइड्रोजन को भी स्टेबिलिटी चाहिए, इस वाले को भी स्टेबिलिटी चाहिए, और हमें यहाँ लॉस या गेन नहीं कराना है। आपको याद होगा जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो हम ड्यूप्लेट रूल की बात करते हैं, ना कि ऑक्टेट रूल की, ठीक है। तो जो भी आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, उसको आप डॉट या क्रॉस से रिप्रेजेंट करोगे कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है। तो इस वाले हाइड्रोजन के लिए मैंने फॉर एग्जांपल डॉट बना दिया, इसके लिए मैंने क्रॉस बना दिया, ठीक है। अब ये लेफ्ट वाला जो हाइड्रोजन है वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ड्यूप्लेट रूल सेटिस्फाई हो गया, स्टेबल हो गया। राइट हैंड साइड वाला जो हाइड्रोजन है आपका, वो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो ये शेयर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बेसिकली 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। अगर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो आप सिंगल लाइन से डिनोट करोगे, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। वही चीज लिखी है कि हाइड्रोजन का एक, ये आपका H, ये भी H, ये इन्होंने इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर किए, पेयर मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो एक यहाँ पे आप डंडी ऐसे सिंगल सी लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हुआ, ठीक है। एब्सोल्युटली क्लियर। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे कि O2, राइट। सो ऑक्सीजन जो है सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करना, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। इसके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, वो पार्टिसिपेट करेंगे। मेरे पास 2 ऑक्सीजन है, एक यहाँ बना दूं ऑक्सीजन, एक यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके लिए क्रॉस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको, आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हो, हाइड्रोजन हीलियम नहीं है, मतलब कि यहाँ पे ऑक्टेट रूल फॉलो होगा, ठीक है। कैसे शेयर करेगा ये, 1 2 3 4 5 6, 2 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये इस तरीके से शेयर कर सकता है, राइट। अब राइट हैंड साइड वाला कैसे शेयर करेगा, इस तरीके से शेयर कर सकता है, राइट। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, टोटल 2 पेयर्स, यानी कि टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। मतलब कि अगर मैं सिर्फ एक ऐसे डंडी बनाऊंगी, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 2 डंडी ऐसे बनाऊंगी तो 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, 3 डंडी ऐसे बनाऊंगी तो 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, मतलब कि मुझे 2 डंडी बनानी है। तो ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। तो यहां तक कंटिन्यू करते हैं गाइज। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आपको नाइट्रोजन में कितने कोवेलेंट बॉन्ड है इसका आंसर बताना है इन द होमवर्क। इसके आगे का जो पार्ट है विच इज नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, है ना, केमिकल फॉर्मूला, इसके नेक्स्ट पार्ट में आएगा, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे बताना। नाइट्रोजन का मैं एटॉमिक नंबर बता देती हूँ, 7 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन के केस में ऑब्वियसली ऑक्टेट रूल फॉलो होगा, तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। इसके और एग्जांपल्स इन द सेकंड पार्ट आई विल डिस्कस, जहां पे मैं आपको नेमिंग भी सिखाने वाली हूँ, ठीक है। सो दैट इज इट गाइज फॉर टुडेज क्लास। आई होप आज के प्रो सीरीज में आपने जो भी सीखा दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। मेक श्योर दैट यू कमेंट अगर आपके लिए प्रो सीरीज डेफिनेटली हेल्पफुल हो रहे हैं फ्रॉम द न्यू NCERT एक्सप्लोरेशन। होमवर्क का जरूर आंसर देना। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी वेरी सून, बाय गाइज।